बायो का चौथा नंबर है जनन स्वास्थ्य, वो हम काहे पढ़ाएंगे। देखो शुरू करें। हम लोग पिछले क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके थे, हेलोएरिन स्टार्ट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा अभिक्रिया, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऊर्जा अभिक्रिया क्या होता है इसको पहले समझो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो अणु हेलोएल्केन लेते हैं। क्या लेते हैं? दो अणु हेलोएल्केन। दो अणु हेलोएल्केन का रिएक्शन दो परमाणु सोडियम के साथ हम लोग कराते हैं, ठीक है। किसके साथ कराते हैं? दो सोडियम परमाणु के साथ। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हमको क्या मिलता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं हेलोएल्केन में, उससे डबल कार्बन का हमको एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। मतलब क्या कर रहा है, जब दो अणु हेलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हमको जितने नंबर ऑफ कार्बन का हेलोएल्केन है उससे दोगुने कार्बन का, है ना, यहाँ उससे दोगुने कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा अभिक्रिया। याद रखना, इसमें कार्बन का संख्या डबल हो जाता है एल्केन में, ठीक है। जैसे तुम्हारा देखो, आर के जगह हम यहाँ क्या ले लिए? CH3Cl प्लस सोडियम, इसका दो परमाणु ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, दो क्लोरीन है, दो सोडियम है, ये तो NaCl बन के निकल जाएगा। अब ये जो दो गो तुम्हारा CH3 है, ये दोनों आपस में R और R' यानी कि R बॉन्ड R के साथ एक नया यौगिक का निर्माण करता है, और यही है तुम्हारा एल्केन। मतलब ये जो तुम्हारा CH3 था, CH3Cl, और एक और था CH3Cl, दो गो था ना, और दो गो सोडियम था, ये तो आपस में मिलके निकल गया, और ये दोनों आपस में जुड़ गया। तो अब यहाँ कितने कार्बन का था? एक कार्बन का। अब यहाँ एल्केन कितने कार्बन का बन रहा है? दो कार्बन का, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा C2H6, यानी कि ये तुम्हारा एल्केन नाम है इथेन। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे C2H5 भी लेते हैं, सेम रिएक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये कार्बन का संख्या को दुगुना कर रहा है। C2 गुना 2 कितना हो गया? C4, यानी कि यौगिक मेरा एल्केन क्या बनेगा? C4H10। ये बन गया ब्यूटेन। समझ में आया? उसी तरह से है आगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तुम्हारा ये निर्जल होगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। निर्जल मतलब ड्राई, ठीक है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर किससे कराते हैं? बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग हेलोएल्केन से। किससे कराते हैं? बेंजीन का रिएक्शन हेलोएल्केन से। हमको प्राप्त क्या होता है? अल्काइल बेंजीन, ठीक है। ये रहा तुम्हारा बेंजीन, सबको पता है बेंजीन में एक हाइड्रोजन होता है। ये रहा हेलोएल्केन CH3Cl, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिलकर HCl बन गया। ये जगह जो खाली होता है इस पे आके CH3 जुड़ जाता है। हमको क्या मिल जाता है? अल्काइल बेंजीन, यानी कि इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम है पॉपुलर, वो है टॉलिन। क्या बोलते हैं इसको? टॉलिन, ठीक है। अब हेलोएरिन बनता कैसे? हेलोएरिन का अब अभिक्रिया देखेंगे। जैसे पहला है फिनॉल का निर्माण। आओ पहला क्या है? फिनॉल। देखो ये सब क्लास में पढ़ा चुके हैं बहुत पहले ही, ठीक है। बस तुमको ये सब हमको लगता है सितंबर में ही पढ़ा दिए थे, तो ये छठ के पहले ही शायद पढ़ाएं, दिवाली के पहले। तो तुम लोग को बस रिवीजन करना है और ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये रहा हेलोएरिन, उसका रिएक्शन हम किससे करा देते हैं? Na से। बस यहाँ तुम ध्यान से देखो कि हो क्या सकता है। रिएक्शन होगा इसी जगह पे और यौगिक का निर्माण भी इतने से ही होना है। तो हम एक चीज़ यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हम NaCl बन जाएगा, वो निकल गया, ये जगह खाली हो जाएगा, यहाँ OH आके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? फिनॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल।
ठीक है, आया समझ में। यानी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग NaOH से करा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब बताओ अब क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पे भी देखो क्लोरीन है, अब NO2 तो Na के साथ नहीं जुड़ सकता, तो ये आसानी से इसको रिप्लेस कर सकता है। तो क्या बन जाएगा, NaCl, और इस जगह पे OH जुड़ जाएगा। मतलब फिनॉल का निर्माण मतलब OH डेरिवेटिव का होना तय है। ठीक है, तो तो वही अभिक्रिया अगर हम लोग 623 केल्विन पे करा देते हैं तो पहले तो फिनॉल मिला, फिर यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर NaCl बन के निकलेगा, फिर तुम्हारा एक नए यौगिक का निर्माण होगा, नाम है 4-नाइट्रोफिनॉल। अब उसी तरह से 2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर से NaOH के साथ रिएक्शन है। अब क्या होगा, ये फुल्ली NCERT बेस्ड सब रिएक्शन है, जितना भी तुमको हम रिएक्शन बता रहे हैं सब NCERT में है। ठीक है, अगर खोलना होगा कभी तो A to Z NCERT एक एक लाइन करके पूरा पढ़ाया हुआ है तुम लोग को। अब यहाँ पे क्या होगा, Cl हो गया, यहाँ Na हो गया, NaCl बन के निकल गया, और सिंपल OH यहाँ के जुड़ गया। बाकी इसको और इसको हम लोगों को कोई टच नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है कि NaOH का रिएक्शन अगर 623 केल्विन पर होता है Cl की उपस्थिति में तो हमको OH डेरिवेटिव यानी फिनॉल डेरिवेटिव नए यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। अब उसी तरह से 3 जगह तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ Cl है, फिर से क्या बनेगा, Na और Cl बाहर निकल जाएगा और OH आके यहाँ पे जुड़ जाता है। अब ये जो नए यौगिक का निर्माण होता है ये तुमको देखने में लग रहा होगा कि ये एल्कोहलिक नेचर का है, लेकिन इसका जो मुख्य गुण हो जाता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। याद रखना, पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन। ठीक है, NO2 लगा देना, ठीक है, और OH के साथ जुड़ा रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसका रासायनिक नाम क्या है, एक रासायनिक सूत्र नाम क्या है, 2,4-6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। मतलब यानी कि 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल का जो कॉमन नेम है वो क्या है, पिक्रिक अम्ल। याद रहेगा। फिर से देखते हैं एक बार। देखो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है कि फिट करना, मतलब दोनों को जोड़ना, मिलाना। तो एक हम लोग इसमें अभिक्रिया होता है हेलोएरिन और हेलोएल्केन दोनों के साथ होगा। किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में। तो हेलोएरिन में भी एक हेलोजन ग्रुप है X, इसमें भी एक हेलोजन ग्रुप है X, दोनों X और 2 सोडियम यहाँ मिलके क्या बना लेगा, 2NaCl बना लेगा। अब ये जगह जो खाली होगा वो इससे फिल हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं रिएक्शन इतने ही में ही होता है जितना वहाँ तुम्हारा रिएक्टेंट मतलब उपलब्ध है, अवेलेबल है, बाकी बाहर से कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को समझ में आया, आ गया। Cl मतलब X लोगे ना, अभी हम मतलब मान लो यहाँ हम X लिखें तो यहाँ Cl लिख सकते हो ना, यहाँ भी Cl लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। चलो हम यहाँ X ही कर देते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होगा। X हो गया। अब उसी का एग्जाम्पल यहाँ लिए मैं, देखो यहाँ Cl ले लिए, यहाँ सोडियम है, और ये हेलोएल्केन ले लिए CH3Cl। तो ये Cl और यहाँ 2 सोडियम, यहाँ 1 Cl मिलके 2NaCl बन गया, और ये जो CH3 था वो यहाँ आके जुड़ गया। तो हमको अल्काइल बेंजीन मतलब टॉलिन का निर्माण हो गया। इसी को बोलते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब फिटिंग अभिक्रिया क्या है कि हम लोग जैसे उसमें 2 अणु हेलोएल्केन लेते थे ना ऊर्ज अभिक्रिया में, इसमें हम लोग क्या लेंगे, 2 अणु हेलोएरिन यानी कि क्लोरोबेंजीन लेंगे, और 2 परमाणु सोडियम के साथ अभिक्रिया होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। फिर से देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन तो मिल के निकल जाएगा, NaCl बन गया। अब ये जगह क्या हो गया, खाली हो गया। अब यहाँ लेकिन हम लोग दो बेंजीन है ना, दोनों बेंजीन आपस में क्या होगा, कंबाइन। मतलब कि ये इस तरीके से इसको समझो, इससे ये रहा, यही ना है Cl। अब एक Cl यहाँ, यही है। अब यहाँ 2 अणु सोडियम है, तो ये तो दोनों में सब मिल के निकल गया, 2NaCl बन जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा तुम्हारा डाइफिनाइल। इसी को बोलते हैं हम लोग फिटिंग अभिक्रिया। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है,
ठीक है, देखा होगा इस तरह का डायग्राम रहता है, पूछता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये फिटिंग अभिक्रिया है। अल्काइल बेंजीन बन रहा है तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहा है तो ऊर्ज अभिक्रिया है। तो एक ही अभिक्रिया को 3 तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, अब कुछ मेन प्रोडक्ट सबको देख लेते हैं। जैसे है डीडीटी। डीडीटी तुम लोग अपने गाँव में सुना होगा। ठीक है, पापा लोग दादा लोग सब डीडीटी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड को मारने वाला कीड़ा मकोड़ा जो लग जाता है खेत वगैरह में नहीं उपयोग करता है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या नाम होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये उसकी संरचना है। अब इस संरचना को समझो क्या है। ठीक है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है। इस संरचना से भी इसका नाम समझ में आ जाएगा। देखो, अब यहाँ तुमको 2 बेंजीन ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया डाइफिनाइल, हो गया। 2 क्लोरीन दिख रहा है, हो गया डाइक्लोरो, हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अब यहाँ पे तुमको 3 क्लोरीन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 दिखाई दिया, ये हो गया ट्राइक्लोरो। और यहाँ 2 कार्बन दिखाई दे रहा है, ये हो गया तुम्हारा इथेन। तो हो गया तुम्हारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। समझ में आया? ठीक है, अब ये बनता कैसे है, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉपुलर आता है। ये बनता है, याद रखना, क्लोरल से। किससे बनता है? क्लोरल से। और क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CHO ठीक है, सॉरी क्या होता है, सी छूट गया इसका, क्या CHO होगा यहाँ। ठीक है, नहीं ठीक है, CHOCl3 CCl, देखो तो क्या लिखा हुआ है, CCl3 होगा ना। यहाँ C छूट गया है एक, यहाँ पे C होगा, यही है ना। तो CHOCl3 इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरल। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाँ, क्लोरल। तो क्लोरल किसका निर्माण करता है? डीडीटी का। कैसे होता है? तो हम लोग क्या करते हैं, 2 अणु तुम्हारा क्लोरोबेंजीन लेते हैं, उसका अभिक्रिया किससे करा देते हैं हम लोग? किससे कराते हैं? क्लोरल से। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब ये जो सांद्र H2SO4 का काम होता है H2O को बाहर कर देना। तो H2O इस यौगिक से क्या होता है, संपूर्ण रूप से बाहर चला जाएगा और दोनों यौगिक आपस में तुम्हारा कंबाइन हो जाता है और जिससे निर्माण होता है डीडीटी का। ठीक है, तुमको दिखा भी सकते हैं, यहाँ देखो ये H2O है ना, दिखाई दिया, ये H2O बन के निकल जाएगा। अब ये जगह क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो ये बॉन्ड भी खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CHCCl3 नहीं हो जाएगा अपने आप। तुम्हारा ये डाइफिनाइल डाइक्लोरो का यहाँ हो जाएगा ट्राइक्लोरो, यहाँ हो जाएगा इथेन। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव है कि डीडीटी का निर्माण किससे होता है, और क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CHOCCl3। ठीक है, BSC हम लोग बोलते हैं गैमेक्सिन का दूसरा नाम क्या है? BSC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जैसा नाम है वैसा कोई इसका काम नहीं है। ठीक है, इसके नाम पे मत जाना, नाम है इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड BSC। अब BSC का दूसरा नाम है गैमेक्सिन। इसका उपयोग भी कीटनाशक के रूप में किया जाता है कृषि कार्यों में। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, हम एक बेंजीन लेते हैं और 6 अणु क्लोरीन लेते हैं। क्या लेते हैं? 6 अणु क्लोरीन का मतलब हो गया मेरे पास 12 क्लोरीन परमाणु है और तुम्हारे पास यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 6 गो हाइड्रोजन है। अब समझ में आ रहा होगा हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, 12 क्लोरीन में से 6 क्लोरीन तो 6 हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? 6Cl। अब बाकी जो 6 बंधन जो यहाँ खाली होगा, इस 6 बंधन पे जो बाकी 6 क्लोरीन है वो आके जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? लेकिन ये गलत लिखी, यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 6 क्लोरीन है ना, 1 2 3 4 5 6, और 6 क्लोरीन है और 6 क्लोरीन तुम्हारा जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन से। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो
साइक्लोहेक्सेन। ठीक, बेसी का उपयोग भी कृषि कार्यों में कीटनाशक के रूप में होता है। अगला है फ्रेऑन। फ्रेऑन क्या होता है? फ्रेऑन को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोहेलोजन के मीथेन और इथेन यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब इसमें तुम्हारा क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों यौगिक जुड़ा रहता है, किससे? या तो मीथेन से या तो इथेन से। ठीक है, जैसे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेऑन है, फ्रेऑन 12 CCl2F2। क्या नाम है इसका? CCl2F2। इसका उपयोग करते हैं हम लोग प्रशीतक के रूप में, यानी कि ठंडा करने के रूप में, जैसे एसी वगैरह में डाला जाता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में डाला जाता है। और इसी फ्रेऑन का हम लोग उपयोग करके वो चीज़ों को क्या करता है? ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, याद रखना फ्रेऑन 12 क्या है? एक तरह का प्रशीतक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? CCl2F2। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, एसी, फ्रिज इत्यादि उपकरणों में काम में आता है। ये तो कल भी बताए थे, क्लोरोफॉर्म को ब्राउन डार्क बोतल में क्यों रखते हैं? क्यों इसलिए रखा जाता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अभिक्रिया करके फॉस्जिन नामक गैस बना लेता है। मतलब अगर सूर्य प्रकाश मिला तो ऑक्सीजन तो उसको मिल ही जाएगा। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म को रुमाल में ऐसे करके डाल के निकालता है, उसका संपर्क किससे होता है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन क्या है? रख दीजिए, ले लो तो। कौन? नहीं, आप नहीं बोले थे पहुंचा देंगे? नहीं, हमको पता था आप पहुंचा दीजिएगा। दोनों इसी में है ना? ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही क्लोरोफॉर्म को हम लोग रुमाल में डालते हैं तो क्या हो जाता है? रुमाल का संपर्क किससे होता है? ऑक्सीजन से। और सनलाइट उसको जैसे ही मिलता है, सूर्य प्रकाश, वो क्या करता है? फॉस्जिन गैस में बदल देता है। और फॉस्जिन गैस एक प्रकार का जहरीला गैस है, और हम लोग उसी के कारण से बेहोश होते हैं। यानी कि हम लोग क्लोरोफॉर्म के कारण नहीं होते। अगर क्लोरोफॉर्म को शायद अंधेरे में सूंघाओगे तो उतना असर नहीं करेगा जितना मतलब सूर्य प्रकाश में करता है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, और जैसे ही वो आता है फॉस्जिन गैस बनता है, तो हम लोग फॉस्जिन गैस के कारण से बेहोश होते हैं। ठीक है, और फॉस्जिन गैस का सूत्र क्या होता है? COCl2। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। याद रखना, क्लोरोफॉर्म का क्या सूत्र होता है? CHCl3। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। अब यह जो ग्रिनाल्ड अभिकर्मक हम लोग RMGX बनाते थे, याद होगा, उसको हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनाते थे। तो क्वेश्चन है कि इसको आर्द्रता की उपस्थिति में क्यों नहीं बनाते? तो आर्द्रता की अगर हम लोग उपस्थिति में बनाएंगे तो ये RMGX बनेगा, और तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हेलो एल्केन में, और हमको प्राप्त नहीं होगा ग्रिनाल्ड अभिकर्मक। इसीलिए ग्रिनाल्ड अभिकर्मक को हमेशा हम लोग शुष्क अवस्था में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अपना रिवीजन एक बार कर लेना। ठीक है, आज फिर हम इसी को ऑनलाइन हम दूसरा चैप्टर भी, तुम लोग घर पे रहोगे, हम बना के डाल देंगे। ठीक है, रिवीजन कर लेना। एक तारीख को